Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो टारगेट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे आरआरबी से रिलेटेड अपन एमसीक्यूज देखेंगे। यहाँ पे केजीएमयू से आरएमएल से रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हाँ ऐसे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर हमने देखे हैं कि वहाँ पे कैसे आपको एमसीक्यूज पूछ जाते हैं, वैसे ही उसी प्रकार के एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बने रहिएगा एंड तक, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आप सभी के लिए जो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सभी को मिले। तो फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर एन एंजियोग्राम शुड प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द प्रोसीजर बाय टेलिंग हिम टू एक्सपेक्ट। कि यहाँ पे क्या कर रही है, नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है, तो उसको क्या शेड्यूल किया जा रहा है, एंजियोग्राम प्रोसीजर उसको शेड्यूल किया जा रहा है, तो नर्स उसको क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। तो वहाँ पे वो नर्स क्या यहाँ पे बताएगी कि इस प्रोसीजर से क्या आपको एक्सपेक्टेड फीलिंग कैसी हो सकती है आपको एंजियोग्राम से रिलेटेड, कि वहाँ पे आपको क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। डिजीनेस एज द डाई इज इंजेक्ट, जब आप डाई को इंजेक्ट करेंगे एंजियोग्राम के अंदर तो उससे आपको डिजीनेस हो सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग आफ्टर द प्रोसीजर इज कम्प्लीटेड, कि आपका जो प्रोसीजर है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है नोजिया वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है। ए डिक्रीज हार्ट रेट फॉर सेवरल आवर आफ्टर द प्रोसीजर इज कंप्लीट, तो जब प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो आपकी जो है हार्ट रेट क्या रहेगी, यहाँ पे डिक्रीज रह सकती है। या फिर ए वार्म सेंसेशन एज द डाई इज इंजेक्ट, या फिर जब यहाँ पे डाई को इंजेक्ट करेंगे तब आपको जो है वार्म सेंसेशन जो है फील हो सकता है। क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए, जो एंजियोग्राम की जो प्रोसीजर होता है इसे हम कहाँ पे करते हैं, तो ये देखो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अलग अलग रास्ते से जब फीमोरल यहाँ पे हम कैथेटर डाल सकते हैं, ठीक है, रेडियल डाल सकते हैं अपन यहाँ पे, ब्रेकियल वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैथेटर इसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। उससे हम क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले बात ध्यान रखनी है आपको क्या, कि इट इज़ ए इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, इन्वेजिव प्रोसीजर। दूसरा, इससे हम क्या कर सकते हैं, आर्टरी को या फिर वेन के अंदर होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आर्टरी है वो क्या होगी, उसके अंदर क्या है, किसी प्रकार का ब्लॉकेज है। ठीक है, तो उसका पता लगा सकते हैं। नैरोविंग हो रहा है उसका, वेन का या आर्टरी का नैरोविंग हो रहा है, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे पता लगाने के लिए कौन सा प्रोसीजर करते हैं, एंजियोग्राम हम यहाँ पे किया जाता है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो अबनॉर्मलिटीज़ को हम पता कैसे लगाते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाई को इंजेक्ट करते हैं, और इस डाई को इंजेक्ट करने के बाद में वहाँ पर हम यहाँ पे एक्सरे शूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिक्विड कॉन्ट्रास्ट डाई हम यहाँ पे जो क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो बाद में पता लग जाएगा इससे कि भाई हाँ कहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लॉकेज है या फिर नैरोविंग कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्लाइंट एक्सपेक्ट कर सकता है इस प्रोसीजर से रिलेटेड। तो देखो राइट आंसर अपना जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वार्म सेंसेशन एज द डाई इज इंजेक्ट, जब यहाँ पे डाई को हम इंजेक्ट करेंगे तो जो क्लाइंट है वो वार्म सेंसेशन को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ, तो पहले से उसको क्या करना है, एजुकेट करना है इस चीज़ के लिए। चलिए, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर आपको कैसी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नॉक्चुरनल पोलीयूरिया, डे टाइम ओलिगोयूरिया, या फिर क्रैकल्स इन द लंग्स। पूछा गया आपसे कि राइट साइड हार्ट फेल जब होता है तो उसमें आपको कैसी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसा फील होगा, नॉक्चुरनल पोलियूरिया होगा, डे टाइम ओलिगोयूरिया होगा, या फिर क्रैकल्स इन द लंग्स। तो देखिए बेसिकली पहले हम बात करते हैं हार्ट फेलियर से रिलेटेड। क्या मीनिंग हो गया हार्ट फेलियर का, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हार्ट फेल्स टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, बॉडी का जो परफ्यूजन है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब ये दो टाइप से होता है हार्ट फेलियर, एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर, दूसरा होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सबके पास में नोट्स हैं, आई नो दैट, बट समझना है अच्छे से अपने को, ताकि आगे से बार बार इसका जो है रिवीजन करने का नीड ना पड़े, कोशिश यही रहेगी अपनी। तो देखो, राइट साइड के हार्ट फेलियर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर क्यों होता है। तो देखो, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की जब हम कोज की बात करते हैं तो इट इज़ ड्यू टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, कोई प्रकार की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर कोई वल्वार डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब हम इनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड सेकंड वन जो होता है वो होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है इजेक्शन फ्रैक्शन है वो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है अपन यहाँ पे वेंट्रिकल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनमें क्या नहीं देखने को मिलता आपको, डायस्टोल प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सेकेंड होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, अब नहीं पता है, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इतना डीप में नहीं जाना है अपने को। ठीक है, रिवीजन क्लास है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अब देखो, अब इसमें सिम्टम्स अपने यहाँ पे कैसे देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये क्या है, आपका हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली हार्ट का डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड एंड ये हो गया आपका राइट साइड। ठीक है, ऊपर से जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, कहाँ से, लंग से। ठीक है, यहाँ से जो है आर्टरीज वगैरह जाएगी, किसके लिए, लंग्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब लेफ्ट साइड जब हार्ट फेल होता है तो हम कह सकते हैं कि जो लंग्स के अंदर यहाँ पे जो है क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे बिल्ट होगा यहाँ पे लंग्स के अंदर। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन के यहाँ पे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से पर्सन में कैसा साउंड देखने को मिलेगा, तो क्रैकल्स पूछा गया एमसीक्यू है। क्रैकल्स कब देखने को मिलता है, तो पल्मोनरी एडिमा या फिर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा आपको, पिंक टिंग्ड स्पुटम। नेक्स्ट, टेकिपनिया। और क्या देखने को मिलेगा आपको, कफिंग। ये इस टाइप के जो है साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पे, टेकिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट भी जो है इस पेशेंट की इंक्रीज रहेगी, जिसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर। ठीक है, और क्या रहेगा, साइनोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे सिम्टम्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे पल्मोनरी, यहाँ पे जो है प्रेशर वगैरह बिल्ड होता गया, ठीक है, क्रैकल्स वगैरह आने लगे, कंजेशन यहाँ पे बढ़ता गया। तो ये किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये इफेक्ट डालेगा आपके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के ऊपर, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, सॉरी राइट साइड ऑफ हार्ट के ऊपर। तो जो कि यहाँ पे राइट साइड के अंदर क्या हो रहा है,
पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह निकल रही है वेंट्रिकल से, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे प्रॉपर तरीके जब यहाँ से फ्लूइड वॉल्यूम लंग्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर ऑलरेडी कंजेशन बढ़ा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट होने से इसके पास में फ्लूइड जाएगा नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके पास में तो पहले से कंजेशन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके यहाँ पे दो मेजर आर्टरीज आपके यहाँ पे अफेक्ट होती है। कौन कौन सी, सॉरी, मैं दो मेजर वेन्स आपके यहाँ पे अफेक्ट होती है। कौन सी? एक होती है इंफीरियर वेना केवा, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, जो क्या करती है, पूरी बॉडी का जो फ्लूइड लाके कहाँ पे पटक देती है, आपके हार्ट के राइट साइड के अंदर यहाँ पे पटक देती है, ठीक है। अब आप समझिए, ठीक है, ये हार्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पंप नहीं हो रहा है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम है, तो इनके अंदर भी क्या रहेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल हो गया एक तरीके से। तो देखिए लिख सकते हैं इसको, अपन क्या लिखेंगे, कैन बी कॉज्ड बाय लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। की जो है कोज कैसे हुआ, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से कोज हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरीके से जो है एम्प्टी नहीं हो पा रहा है ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। ड्यू टू सेकेंडरी यहाँ पे कोई यहाँ पे सीओपीडी का पेशेंट है, उसके अंदर भी जो है राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। तो ये कैसे देखने को मिल सकता है, ड्यू टू, इसका रीजन हम लिख सकते हैं, तो एक तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ओके। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से आपका जो है राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको, पेरिफेरल एडिमा, नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, असाइटिस, नेक्स्ट जो हिपेटोमेगाली, और क्या देखने को मिलेगा, स्प्लेनोमेगाली, नेक्स्ट जुगुलर वेन में डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। जब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वेट यहाँ पे जो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अपने को। अब देखो आपसे पूछा क्या था एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर। राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर के अंदर आपको कैसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नॉक्चूर्नल पोलियूरिया, डे टाइम ओलिगोयूरिया, या फिर क्रैकल्स इन द लंग्स। तो देखिए रूल आउट करते हुए अपन आंसर पे चलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मैंने आपको बताया पल्मोनरी कंजेशन की साइड में आएगा, तो ये सिम्टम किसका है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए डे टाइम ओलिगोयूरिया, तो ओलिगोयूरिया जो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे किसका सिम्टम है आपका, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा, इस राइट साइड हार्ट फेल का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्रैकल्स, तो क्रैकल्स मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि क्रैकल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेल के अंदर। राइट आंसर जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, नॉक्चूर्नल पोलियूरिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट टाइम के अंदर यहाँ पे पेशेंट को जो है एक्सेसिवली पोलियूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये सिम्टम होता है कि यहाँ पे राइट साइड हार्ट फेल का, ओके। तो राइट टाइम पे यहाँ पे, नाइट टाइम पे क्या पेशेंट जो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में रहता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है रीनल, हीमोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। इसके साथ में और क्या देखने को मिलता है आपको, सोडियम एक्सक्रिएशन। इस वजह से आपको जो है क्या होता है, नाइट टाइम में जिस पेशेंट को यहाँ पे राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, उसमें नॉक्चूर्नल पोल्यूरिया आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से आगे और क्या एमसीक्यू बन सकता है, आगे आपको पूछ सकते हैं कि भाई इसका डायग्नोसिस बता दीजिए। हार्ट फेलियर तो आपने पढ़ लिया, तो डायग्नोसिस बता दीजिए। तो डायग्नोसिस में क्या देखना है आपको, बीएनपी असेस करना है। क्या होता है बीएनपी, ब्रेन टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, इसका लेवल आपको यहाँ पे असेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका जो लेवल है यहाँ पे मोर देन 900 प्लस आपको देखने को मिलता है सीवियर हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर, तो बीएनपी को आपको क्या करना है, असेस करना है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम आप करवा सकते हो, इसके अलावा ईसीजी वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। कैसे करोगे हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, तो स्वान गेंज कैथेटर से,
ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे जिसके अंदर क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को यहाँ पे जो है कैथेटराइज किया जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है इसकी भी वैल्यू आपको जो है हाई आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल रेंज इसका अगर पूछे तो वो कितना होता है 2 to 8 mm, तो यहाँ पे 7 गेज कैथेटर के अंदर प्रेशर है आपको मोर देन 8 mm का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा देखो, अगर किसी क्लाइंट के अंदर यहाँ पे जो है पल्मोनरी एडिमा क्राइसिस हो रहा है, एक्सेसिवली पल्मोनरी एडिमा की वजह से सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो देखो इस कंडीशन में हेड ऑफ द बेड को हमें क्या करना होता है, हमेशा 45 डिग्री एलिवेशन रखना है। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन के अंदर बात करें तो यहाँ पे हाई फॉलोर या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन आप दे सकते हो, सेमी फॉलोर पोजीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ध्यान रखना 45 से आपको जो है अबोव ही रखना है आपको। ठीक है, सेकंड, आपको क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा फ्रूसोमाइड यहाँ पे जो है पेशेंट को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा और क्या करना है, पेन मैनेजमेंट के लिए मॉर्फिन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप क्या दोगे यहाँ पे, जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो पॉजिटिव आयनोट्रोप्स हम यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो एमसीक्यू बना हुआ है आगे, और आपके एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। और देखिए नेक्स्ट आपका अगर पूछ ले डाइट का बारे में बता दीजिए, तो डाइट आपको ध्यान रखना, एंड सोडियम, यहाँ पे जो है सोडियम की आपको यहाँ पे डाइट नहीं देनी है, और फ्लूइड भी आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रूसोमाइड दे रहे हैं तो फ्लूइड अपन दे सकते हैं कि फ्रूसोमाइड क्या करेगा, फ्लूइड को रिमूव करेगा, एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करेगा, बाकी मेंटेन करके रखेगा। ओके, तो जो है एक बार के लिए जब तक क्राइसिस की कंडीशन है तो आप फ्लूइड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्राइसिस की कंडीशन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client returned from surgery with a total knee replacement. Which of the following finding require immediate nursing intervention? देखो क्या किया गया है, क्लाइंट में टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया है, तो कौन सी फॉलोइंग फाइंडिंग जो है वहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। वहाँ पे देखो ब्लडी ड्रेनेज ऑफ 30 ml फ्रॉम द डेवल ड्रेन्स इज प्रेजेंट। ठीक है, जो यहाँ पे ड्रेन लगाया हुआ है, ठीक है, उससे आपको जो है 30 ml आपको जो है ब्लडी ड्रेनेज आपको देखने को मिल रहा है। CMP इज सेट ऑन 90 फ्लेक्शन। ठीक है, CMP जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन के ऊपर यहाँ पे सेट किया हुआ है। द क्लाइंट इज अनेबल टू एम्बुलेट टू द बाथरूम, क्लाइंट को यहाँ पे जो है बाथरूम के लिए वो एम्बुलेट नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। या फिर द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ मसल स्पाज्म, कि क्लाइंट में क्या हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है। तो क्या आंसर रहेगा, ब्लडी ड्रेनेज का देखना है, या फिर CPM मशीन का देखना है यहाँ पे, या फिर एम्बुलेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर मसल स्पाज्म है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या असेस करना है, ऑप्शन नंबर बी के बारे में ध्यान रखना है। अगर CPM मशीन है जो सेट कितने पे है, 90 डिग्री के फ्लेक्शन पे, तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री फ्लेक्शन के ऊपर कितने टाइम तक नहीं रखते हैं अपन, तो 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे तक यहाँ पे 90 डिग्री फ्लेक्शन के ऊपर नहीं रखेंगे किसको, CPM मशीन को, 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे। ठीक है, तो अगर रखना भी आपको तो 90 डिग्री पे तो कब रख सकते हो, आफ्टर 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे के लिए हम रख सकते हैं। तो बिफोर, यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो क्लाइंट रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी, अभी अभी सर्जरी से आया है, तो उसके अंदर आपको कौन सी फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए रखनी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, CPM का फुल फॉर्म क्या होता है। CPM जो होती है वो है एक कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन। ठीक है, तो इससे जो है कंटिन्यूसली पैसिवली मोशन जो है प्रोवाइड किया जाता है, मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको जो है 90 डिग्री पे फ्लेक्शन स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, इसको हम इसको 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे के ऊपर क्या करते हैं, 90 डेज के ऊपर, सॉरी 90 डिग्री फ्लेक्शन के ऊपर क्या करते हैं, इसको सेट किया जाता है। उससे पहले अपन नहीं करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द आंसर के लिए जो है
इमीडिएट रिक्वायरमेंट की नीड नहीं है, ये सब जो है क्या है एक्सपेक्टेड होते हैं। अभी अभी क्लाइंट यहाँ पे आया सर्जरी से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A 4-year-old is scheduled for a routine tonsillectomy. Which of the following lab findings should be reported to the doctor? एक 4-year-old child है, उसको यहाँ पे जो है क्या किया जा रहा है, रूटीन टॉन्सिलेक्टोमी उसमें की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, यहाँ पे कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग को यहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है? हीमोग्लोबिन ऑफ 12 ग्राम, प्लेटलेट काउंट 2 लाख, वाइट ब्लड सेल काउंट 16,000 या फिर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010। क्या आंसर करेक्ट रहेगा अपना यहाँ पे? ठीक है, रूटीन यहाँ पे टॉन्सिलेक्टोमी करवा रहा है एक बच्चा, तो कौन सी लैब फाइंडिंग को यहाँ पे रिपोर्ट करना है फिजिशियन को? तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी एमसीक्यू है, एज एक्सपेक्टेड एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे इजी एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आरआरबी यहाँ पे जो है आरआरबी जैसे केजीएमयू वगैरह, ठीक है, आरएमएल वगैरह, तो यहाँ पे वन लाइनर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाइट ब्लड सेल काउंट अगर यहाँ पे 16,000 है, ये क्या इंडिकेट करती है कि ब्लड के अंदर यहाँ पे पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। इन्फ्लामेशन में और अच्छा तो क्या रहता है, सीआरपी रहता है, वो हम यहाँ पे एसेस करते हैं। चलिए ये अपना अलग है, बट इन्फेक्शन के लिए जो है डब्ल्यूबीसी जिम्मेदार है, या फिर सॉरी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो हाई मिला है इसके लिए इन्फेक्शन जिम्मेदार है। तो हो सकता है उसके अंदर बाद में आफ्टर सर्जरी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो। तो इसके लिए पहले इसको यहाँ पे इन्फेक्शन को यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। इन्फेक्शन जब कम रहता है तब यहाँ पे जो है सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जो रूटीन सर्जरीज होती है उसके अंदर, इमरजेंसी प्रोसीजर की बात अलग है, बट रूटीन जो सर्जरीज होती है उनके लिए ऐसा यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन क्या रहेंगे, इनकरेक्ट। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अपनी आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप के ऊपर जो है अपने करंट टेस्ट अभी जो रनिंग है लास्ट कुछ टाइम से, जिसमें क्या आरआरबी नर्सिंग एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू लॉन्च की हुई है। काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया है। अच्छा जो है उनको यहाँ पे फीडबैक भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड अपनी जो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आरआरबी नर्सिंग एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर यहाँ पे 80 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, प्लस 40 प्लस जो है आपको सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ये जो है एग्जाम से पहले पहले तक आपका जो टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, टू द पॉइंट। जिस प्रकार का पेपर आरआरबी का रहता है वैसा ही हमने टेस्ट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट वगैरह वो सब हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो बेटर प्रिपरेशन के लिए, बेटर आपको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई क्वेरी चाहिए तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। 24/7 आपको जो है यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आरआरबी स्पेशल क्रैश कोर्स भी जो है हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर आपको टोटल 120 स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो एक अलग से क्रैश कोर्स है अपना, वहाँ पे ऐप के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऐप जो है हमारा प्ले स्टोर पे और आईओएस के लिए दोनों के लिए उपलब्ध है। और नेक्स्ट नॉसेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की हुई है टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ये जो है सितंबर टू दिसंबर तक हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज अभी कंटिन्यू की हुई है, जिसके अंदर आपको हर एक सिस्टम वाइज आपको यहाँ पे एग्जाम टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे रहेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड अपनी यहाँ पे सेशन रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, टॉपिक वाइज और डेट भी आपको पता रहेगी। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है, सपोज अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपकी थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे एंडोक्राइन सिस्टम के टेस्ट थे, एंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़ो, उसके हम इसके टेस्ट दो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्या आप मिस कर रहे हो। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है वो आपको यहाँ पे आपके नोट्स में है या नहीं है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हुए आए हैं और आपको भी मिलेंगे अगर आप इसके बारे में भी कुछ यहाँ पे इसको समझ रहे हो टेस्ट सीरीज के लिए। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A client with a psychotic depression is receiving Haldol haloperidol
हेलोपेरिडोल रिसीव कर रहा है क्लाइंट जिसमें कंडीशन क्या है, साइकोटिक डिप्रेशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ हेलोपेरिडोल। तो कौन सा यहाँ पे कोई एक यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट है जो हेलोपेरिडोल से यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, एसोसिएटेड है। एकाथीसिया, कैटरेक्ट, डायफोरोसिस या फिर पॉलीयूरिया। क्या आंसर रहेगा आपका, हेलोपेरिडोल से रिलेटेड आपको यहाँ पे कौन सा जो है एडवर्स इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, साइकोटिक डिप्रेशन। तो साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर हम क्या देते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, एंटी साइकोटिक्स वगैरह। तो दो टाइप की होती है, एक होती है टिपिकल एंटी साइकोटिक, दूसरी होती है एटिपिकल एंटी साइकोटिक या फिर सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो हेलोपेरिडोल जो है आप क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है, टिपिकल एंटी साइकोटिक्स के अंदर आता है। और यहाँ से जो एमसीक्यू बनता है वो है, इट इज़ द मैक्सिमम ईपीएस ड्रग, ठीक है। अब मैक्सिमम ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकाथीसिया, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, एकाथीसिया। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, उसको जो है ऐसी डिजायर आती है कि वो इधर घूमे, ठीक है, ऐसा उसको यहाँ पे फील होने लगता है। और कब देखने को मिलता है, कितना टाइम हो जाए ट्रीटमेंट से, 5 टू लेके 60 डेज के बीच में जो है आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू हेलोपेरिडोल। तो कौन कौन से होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, देखिए फर्स्ट वन जो यहाँ पे होता है, अर्लीस्ट जो होता है वो है एक्यूट डिस्टोनिया। सेकेंड जो है वो है पार्किंसनिज्म। थर्ड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है एकाथीसिया। फोर्थ वन जो है आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। एंड फिफ्थ वन जो है टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो ये यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम से। इसके लिए क्या करना है आपको, बेंजोट्रोफिन वगैरह, ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये सब यहाँ पे जो है इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके यहाँ पे इनकरेक्ट रहने वाले हैं। Which of the following is an expected finding in the assessment of a client with bulimia nervosa? कि कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग रहती है, एक क्लाइंट है जिसको कंडीशन क्या है, बुलीमिया नर्वोसा। देखिए एक्सट्रीम वेट लॉस होता है इस पेशेंट के अंदर, प्रेजेंस ऑफ लेनिगो अवर बॉडी, इरोजन ऑफ द टूथ इनेमल या फिर मसल वेस्टिंग। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दो प्रकार की आपके यहाँ पे साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। आपसे क्या पूछा गया है, बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए कंडीशन क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो है 2 एपिसोड आपको देखने को मिलते हैं। अब ये 2 एपिसोड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन तो पेशेंट क्या करता है, अनकंट्रोल्ड बिंज ईटिंग करता है, यहाँ पे एक्सेसिवली जो यहाँ पे फूड इनटेक करेगा। सेकंड जो है उसको फिर यहाँ बाद में फियर एंजाइटी होती है कि हाँ वो जो है ओबेस तो ना हो जाए, तो इसके लिए फिर वो क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मेजर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बुलिमिया नर्वोसा के अंदर, ठीक है। और साथ में वो क्या यूज करता है, लेक्सेटिव्स को भी यूज करता है, डाययूरेटिक को भी यूज करता है, ठीक है, ताकि उसका जो है वेट गेन से क्या हो, उसको प्रिवेंशन हो, ठीक है। एक्सेसिवली एक्सरसाइज वो करेगा तो इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगा ताकि उसका क्या हो, वेट लॉस हो यहाँ पे, ठीक है। अब जो है पेशेंट में यहाँ पे क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, साइन एंड सिम्टम की जब हम बात करते हैं, जब वो एक्सेसिवली यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, टूथ का डिटोरिएशन देखने को मिलता है,
टूथ डिटोरिएशन, इसके अलावा और स्केली स्किन, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, नॉर्मल या फिर बिलो नॉर्मल यहाँ पे बॉडी वेट जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो बींज ईटिंग भी कर रहा है तो हो सकता है उसका यहाँ पे वेट यहाँ पे जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा की तुलना में यहाँ पे कम जो है यहाँ पे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखो क्या मिल गया आपको यहाँ पे टूथ डिस्कलरेशन। तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यहाँ पे बुलिमिया नर्वोसा का टूथ डिस्कलरेशन। तो इरोजन ऑफ द टूथ इनेमल यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। ये क्यों होता है, ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की वजह से यहाँ पे जो है क्या होता है, जो इनेमल होता है टूथ का उसका यहाँ पे जो है इरोजन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे किसके हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के एग्जाम्पल है। एनोरेक्सिया में जो है एक्सट्रीम वेट लॉस मिलेगा इन कंपेरेटिवली टू बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट। अब इस कंडीशन में करना क्या है हमें, तो देखो 1 to 2 आवर आफ्टर मील हमें क्या करना है, उस पेशेंट को क्या करना है, सुपरवाइज करना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है तो उसको यहाँ पे करेक्ट करना है। हाइपोकेलेमिया हो सकता है इन पेशेंट्स के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है उसको। ठीक है, तो लैक्सेटिव वगैरह तो वो नहीं ले रहा है खाने के साथ में, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे असेस करते रहना है पेशेंट के अंदर। ठीक है, बींज ईटिंग वहाँ पे तो वो नहीं कर रहा है पेशेंट, इसके लिए भी हमें यहाँ पे देखते रहना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client who has been receiving urokinase for deep vein thrombosis is noted to have dark brown urine in the यूरिन कलेक्शन बैग। एक क्लाइंट है जिसको यहाँ पे क्या रिसीव किया जा रहा है, यूरोकाइनेज यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है, वो भी किसके लिए, डीवीटी के लिए। ठीक है, तब यहाँ पे डार्क ब्राउन यूरिन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूरिन कलेक्शन बैग के अंदर। तो क्या आंसर रहेंगे, विच एक्शन शुड द नर्स टेक इमीडिएटली। तो यहाँ पर जो है नर्स जो है कौन सा एक्शन जो है यहाँ पे इमीडिएटली असेस करेगी। विच एक्शन शुड द नर्स टेक इमीडिएटली, तो यहाँ पे क्या आंसर अपना करेक्ट रहेगा, प्रिपेयर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। इरिगेट द यूरिनरी कैथेटर विथ 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, या फिर ऑफर द क्लाइंट एडिशनल ओरल फ्लूइड्स, या फिर विदहोल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। क्या आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो देखिए जो यूरोकाइनेज जो ड्रग होती है ये हम किस चीज़ में काम में लेते हैं, देखो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, किसके ट्रीटमेंट के अंदर काम में लेते हैं, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलस के अंदर भी काम में ले सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, सीवीए के अंदर भी काम में ले सकते हैं, स्टेप्टोकाइनेज वगैरह, यूरोकाइनेज वगैरह। तो एक प्रकार से थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, तब ये काम में लेते हैं। तो देखिए अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो, डार्क ब्राउन कलर यूरिन आपको देखने को मिले, ठीक है, इसके अलावा रस्टी कलर यूरिन, अगर ये आपको देखने को मिले, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये क्या सजेस्ट करता है, ब्लीडिंग को सजेस्ट करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। इसलिए नर्स को क्या करना होगा, राइट आंसर क्या रहेगा आपका, विदहोल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेडिकेशन को विदहोल्ड करना है एंड डॉक्टर को जो है इमीडिएटली बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके एंटीडोट के लिए प्रिपेयर करना है क्लाइंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए, प्रिपेयर द इंजेक्शन फॉर विटामिन के। विटामिन के किसका होता है, वारफरिन का होता है, तो इसके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी, इरिगेट द यूरिनरी कैथेटर 50 ml नॉर्मल सलाइन और ऑफर द क्लाइंट एडिशनल ओरल फ्लूइड। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, विदहोल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर विथ द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर, इन ऑप्शंस में से क्या अकर हो सकता है अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स का फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, हाइपर पेरिस्टालसिस, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग या फिर डायरिया। क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स का हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं? तो देखिए, जब कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स का फ्रीक्वेंटली यूज में लेते हैं तो इससे क्या इंड्यूस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वाला है नहीं, बस पूछा गया एमसीक्यू है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट है वो यहाँ पे कैल्शियम बेस्ड एंटासिड को फ्रीक्वेंटली यहाँ पे इनटेक कर रहा है तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन जो है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, the nurse is preparing a client with an एक्जिलोपोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट फॉर डिस्चार्ज। यहाँ पे जो है नर्स एक प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को एक्जिलोपोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट, अभी वो डिस्चार्ज होना है। द क्लाइंट शुड बी टॉट टू अवॉइड। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट को क्या बताया जाएगा कि हमें आपको जो है क्या अवॉइड करना है, यूजिंग ए रिक्लाइनर टू रेस्ट, रेस्टिंग इन सुपाइन पोजिशन, सिटिंग इन ए स्ट्रेट चेयर या फिर स्लीपिंग इन राइट सिम्स पोजिशन। क्या आंसर करेक्ट रहेगा अपने यहाँ पे? देखो, एक्जिलो पॉप्लिटल बाईपास ग्राफ्टिंग की गई है पेशेंट को और अभी उसमें डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, तो क्लाइंट को क्या आपको अवॉइड करने के लिए बताना होगा? तो देखिए, ये जो पॉप्लिटल आर्टरी है, ठीक है, सिंपल पहले समझते हैं पॉप्लिटल आर्टरी कहाँ पे होती है। तो पॉप्लिटल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, एक तो नी को एंड लोअर लेग को यहाँ पे क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, नी एंड लोअर लेग को सप्लाई करती है। तो इसके लिए क्या किया गया है, बाईपास ग्राफ्टिंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी वगैरह, वेन वगैरह वहाँ से लेके इसको बाईपास ग्राफ्ट वगैरह यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ को हमें यहाँ पे अवॉइड करवाना है क्लाइंट को, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा, सिटिंग इन द स्ट्रेट चेयर। जब क्लाइंट यहाँ पे स्ट्रेट चेयर के अंदर क्या करेगा, सिटिंग करेगा, तो वो क्या करेगा, ओकल्जन कोज करेगा फीमोरल आर्टरी के अंदर। ठीक है, ओकल्जन कोज करेगा फीमोरल आर्टरी के अंदर, जिसके पास से क्या लिया गया है, ग्राफ्ट यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसको बताना होगा, एजुकेट करना होगा कि आप तो एक बात तो स्ट्रेट पोजीशन में नहीं बैठना है चेयर के ऊपर, दूसरा आपको टाइट फिटिंग क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं। ठीक है, इससे भी यहाँ पे जो है ग्राफ्ट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्लाइंट रिटर्न टू द रिकवरी रूम फॉलोइंग रिपेयर ऑफ एन एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। क्लाइंट यहाँ पे जो है कहाँ पे लाया गया है, रिकवरी रूम के अंदर लाया गया है। उसको क्या हुआ था, अभी एब्डोमिनल एन्यूरिज्म को क्या किया गया है, रिपेयर किया गया है। विच फाइंडिंग वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब कौन सी फाइंडिंग जो है आगे उसके अंदर नीड रहेगी आगे और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? देखिए, पेडल पल्स जो है रेगुलर मिल रही है तब करना है, यूरिनरी आउटपुट 20 ml इन द पास्ट आवर, ब्लड प्रेशर 108/50 या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 97। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे?
तो देखिए, जब एब्डोमिनल एन्युरिज्म आपको देखने को मिलता है तो मोस्ट कॉमन ये एन्युरिज्म किसका होता है, तो आओर्टा का होता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल आओर्टिक एन्युरिज्म इसको हम यहाँ पे कॉमनली कहते हैं, तो ए। ठीक है, एब्डोमिनल आओर्टिक एन्युरिज्म। तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो मेल के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, स्मोकिंग का पेशेंट है, हाइपर कोलेस्टेनिमिया का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, उनमें भी ये जो है एब्डोमिनल एन्युरिज्म आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को यहाँ पे जो है क्या होता है, इस कंडीशन में पेन होता है, वो भी कहाँ पे, लंबर रीजन के अंदर। ठीक है, लंबार रीजन के अंदर, हिप्स पे, बटक्स पे, ठीक है, ग्रोइन रीजन के अंदर भी जा सकता है पेन, बट पेन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या रहता है, वेट आपका जो है लॉस देखने को मिलता है, नोजिएटेड फील करता है वो पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा पाल्पेबल पाल्पेबल एब्डोमिनल मास यहाँ पे जैसे फील होता है, पल्सेशन फील होती है एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, इस प्रकार के सारे आपको फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यहाँ पे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूरिनरी आउटपुट 20 ml इन द पास्ट आवर। ठीक है, तो देखो आउटा यहाँ पे जो है क्लैंप किया जाता है सर्जरी के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर एनोरिज्म आउटा के अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं। तो हो सकता है ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी की भी क्या हो गई हो, डिक्रीज हो गई हो। ठीक है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं तो रीनल डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर भी क्या रहेगा, देखो यहाँ पे less than 30 ml/h यहाँ पे यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, किडनी यहाँ पे क्या है, उसको किसी न किसी प्रकार से या तो फ्लूइड नहीं पहुंच रहा है या फिर उसके अंदर जो है डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है इनएडिक्वेट है, less than 30 इनएडिक्वेट माना जाता है। तो राइट आंसर भी आपका यही रहेगा। पेडल पल्स रेगुलर मिल रही है, अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर को हम यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा बिलो नॉर्मल रखते हैं, ताकि जो है अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे ग्राफ्ट वगैरह जो हमने लगाया है या फिर जो क्लिपिंग वगैरह की है वो रिमूव हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। इसलिए ब्लड प्रेशर को हम यहाँ पे अपना करेक्ट है, अच्छा ही है एकदम, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बिलो नॉर्मल रखते हैं अपन। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 97, ये भी एक अच्छा ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई और कंसर्नफुल यहाँ पे थिंग नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरिनरी आउटपुट 20 ml इन द पास्ट आवर अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट MCQ। The nurse is caring for a client following a cerebral vascular accident। नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है क्लाइंट की जिसमें क्या हो रहा है, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट हो रहा है, CVA का पेशेंट है। विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द क्लाइंट्स विजन। अब यहाँ पे आपको सिंपल MCQ पूछा गया है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे, या फिर कौन सा पोर्शन जो है रेस्पॉन्सिबल रहता है विजन चेंजेस के अंदर, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब या फिर पेराइटल लोब। क्या आंसर रहेगा, देखिए यहाँ पे कोई डिले करने का नीड है नहीं अपना, डायरेक्ट अपन राइट आंसर पे चलेंगे। तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजन के लिए क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। टेम्पोरल लोब जो है किसके लिए यहाँ पे काम करता है, तो देखो टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या काम करता है, टेम्पोरल लोब काम करता है। इसके अलावा फ्रंटल लोब जो है वो कहाँ पे किसके लिए काम करता है, तो जजमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है बिहेवियर के लिए, यहाँ पे जो है जजमेंट यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पैराइटल की। तो पैराइटल लोब जो है एक तो सेंसरी सप्लाई, सेंसरी फंक्शन एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा आइडिएशन, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लोब बने हुए होते हैं, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर इजी MCQ है, तो आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट MCQ। A client with a hemorrhagic stroke has a temperature of 103 degree Fahrenheit. Efforts to reduce the temperature have not been effective। फिर देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कम करने के लिए हमने कुछ एफर्ट्स किए बट
टेम्परेचर जो है उतना ही है, या फिर इफेक्टिव एफर्ट नहीं हुए हैं। द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एलिवेशन टेम्परेचर इज दैट डैमेज हैज़ अकर टू द। अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या मिल सकता है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइंट का, इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से जो है क्लाइंट में टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, वो भी एलिवेशन का। हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स के अंदर, या फिर फ्रंटल लोब के अंदर। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा है, अगेन सिंपल एमसीक्यू आपसे पूछ लिया, आप सब पढ़ते हुए आते हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेशन कौन करता है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी क्या है आपका, आंसर क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस राइट आंसर रहेगा। बाकी पिट्यूटरी वगैरह हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती है। फ्रंटल लोब के बारे में हमने पढ़ लिया। कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स भी जो यहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेशन नहीं करती है, ठीक है। तो एलिवेशन टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, हाइपोथैलेमस के अंदर कोई डैमेज हुआ है, ठीक है, इंजरी हुई है, उसकी वजह से जो है टेम्परेचर का यहाँ पे एलिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, अब देखिए एग्जाम के अंदर आपके वन लाइनर्स या फिर आपको सिंपल एमसीक्यू पूछेंगे, तो मैं आपको वापस से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि एग्जाम में आपको क्या करना है, थियरी पोर्शन आपको आपका बेस्ट रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आरआरबी है तो 70-30 यहाँ पे जो है एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 70 आपके नर्सिंग के, 30 आपके जो है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर कंटिन्यू उसी प्रकार के टेस्ट वगैरह यहाँ पे जो है कंटिन्यू चलाई जा रही है, ठीक है। तो जिनको यहाँ पे एनरोल करना है तो आप जरूर कर सकते हैं, डेमो वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। पेपर एकदम हूबहू आपको वैसे ही करवाया जाएगा जो आपको एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो आपकी थ्योरी अच्छी कर लीजिए, ठीक है, आराम से आपका जो है पेपर निकल जाएगा। बस बाकी आपको जो है मैथ, रीजनिंग और जीके के ऊपर भी क्या करना होगा, फोकस करना होगा अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू। A client with an abdominal aortic aneurysm is admitted in the preparation for surgery. Which finding should be reported to the doctor? तो कौन सी फाइंडिंग जो है डॉक्टर को यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, WBC 14,000 क्यूबिक पर mm, ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमिनल ब्रूथ साउंड, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ लोअर बैक पेन, या फिर प्लेटलेट काउंट। अब देखो ये भी आंसर सेम आपका जो है पीछे का जो अपना एमसीक्यू था उसी के सिमिलर आपको जो यहाँ पे एमसीक्यू मिला है, ठीक है। तो एब्डोमिनल आउटिक एन्युरिज्म आपको देखने को मिल रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो क्या यहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट करने का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो अगेन अपना जो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है, क्योंकि WBC, तो देखो हर सर्जरी से पहले CBC वगैरह यहाँ पे डॉक्टर्स करवाते हैं, वहाँ पर अगर WBC हाई मिलती है तो उसका क्या मतलब हो गया, इन्फेक्शन, तो पहले उस इन्फेक्शन के लिए थोड़ा ट्रीट करते हैं, WBC को नॉर्मल रखते हैं, नहीं तो फर्दर फिर सर्जरी के बाद में वहाँ पे इन्फेक्शन होने ही वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमिनल ब्रूथ साउंड, एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या है यहाँ पे, कंप्लेंट्स ऑफ लोअर बैक पेन। दोनों ही यहाँ पे क्या सिम्टम होते हैं, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड सिम्टम्स जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, एक्सपेक्टेड सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल आओर्टिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स क्या है यहाँ पे विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, तो इसके लिए जो है डॉक्टर को यहाँ पे इन्फॉर्म करने का, रिपोर्ट करने का नीड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, when assessing deep tendon reflex, the nurse grade the client's patellar reflex is a 3 plus. This reading indicate that the assessed reflex is, जब यहाँ पर या क्या कर रहे हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं और उसमें क्या ग्रेड मिला वहाँ पे
पटेलर रिफ्लेक्स कितना आ रहा है 3+, यहाँ पे पटेलर रिफ्लेक्स आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हो गया कि इस असेस रिफ्लेक्स को यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जो 3+ आपको मिला है ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल, हाइपो एक्टिव, नॉर्मल या फिर हाइपर एक्टिव। कैसा यहाँ पे डीप टेंडर रिफ्लेक्स कैसा है इस पेशेंट का। तो देखिए ये यहाँ पे क्या दी जा रही है, ग्रेडिंग दी जा रही है डीप टेंडन रिफ्लेक्स से रिलेटेड। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 ग्रेडिंग मिलती है इसका मतलब क्या हो गया, ए रिफ्लेक्सिया, मतलब रिफ्लेक्स जो है कैसा है यहाँ पे एब्सेंट है, किसी प्रकार का रिफ्लेक्स आपको नहीं देखने को मिल रहा है। सेकंड देखिए +1, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, हाइपो रिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट 2+, का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल रेस्पॉन्स है डीप टेंडन रिफ्लेक्स का। नेक्स्ट देखिए 3+, तो 3+ का क्या मतलब हो गया, ब्रिस्क रिफ्लेक्स है, मतलब अच्छा रिफ्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा बेहतर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल। ठीक है, तो यही यहाँ पे 3+ है, क्योंकि 2 का मतलब क्या है नॉर्मल, 3 का मतलब उससे थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। एक और होता है 4+, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपर एक्टिव विथ क्लोनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये होते हैं आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग। ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है, नोट सेट में भी आपको ये पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे टॉपिक बन जाता है। और एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स किसके अंदर असेस करते हैं, तो आपको असेस करते हो जब आप MgSO4 क्लाइंट को देते हैं तब वहाँ पे असेस करते हैं। जब MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स को हम असेस करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट MCQ, the nurse is evaluating the client's pulmonary artery pressure. The nurse is aware that PAP evaluate। ठीक है, अब यहाँ पे नर्स क्या इवालुएट कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को इवालुएट कर रही है। अब नर्स को ये पता है कि PAP जो है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, जो इससे हम क्या इवालुएट कर सकते हैं, प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, प्रेशर इन द पल्मोनरी वेंस या फिर प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल्स। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, आपको क्लियरली समझाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर यहाँ पे हम असेस कर सकते हैं किसका, पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस भी यहाँ पे भी क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, डायरेक्ट अपना आंसर पूछा गया MCQ है। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर का मतलब क्या है, PAP यहाँ पे इवोल्यूट किसको करेगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और मीन प्रेशर को यहाँ पे इवोल्यूट किया जाएगा, वो भी किसका, पल्मोनरी आर्टरी का। नेक्स्ट MCQ, ए क्लाइंट इज बीइंग मॉनिटर्ड यूजिंग ए सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर। ठीक है, एक यहाँ पे क्लाइंट को मॉनिटरिंग की जा रही है किससे, सेंट्रल वेनस प्रेशर से। इफ CVP इज 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर देन नर्स शुड, अगर यहाँ पे CVP कितना है 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे नर्स को क्या करना चाहिए, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, स्लो द इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन, ऑस्कल्टेट द लंग्स फॉर रेल साउंड या फिर एडमिनिस्टर ए डायूरेटिक्स। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे,
सेंट्रल वेनस प्रेशर की रीडिंग मिली है आपको 1, तो ये क्या इंडिकेट करेगी? तो देखिए राइट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा फिजिशियन को इमीडिएटली, क्योंकि सीवीपी अगर जो है 1 यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है यहाँ पे, डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम क्या है इस पेशेंट के अंदर, डिक्रीज है, इसलिए इसका जो लेवल आपको क्या मिला, 1 सेंटीमीटर ऑफ S2 आपको यहाँ पे देखने को मिला। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें, इमीडिएटली जो है फिजिशियन को हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्लो द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑस्कल्टेट द लंग्स फॉर द रेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेट डाययूरेटिक। इस कंडीशन में क्या यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 8 सेंटीमीटर S2 मिलेगा, तब आपको जो है ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगर 1 सेंटीमीटर S2 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नोटिफाई करना इमीडिएटली, क्योंकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट MCQ, the nurse identifies ventricular tachycardia on the cardiac monitor. The patient has a pulse rate 160 with a regular rhythm. The nurse should give priority to। अब यहाँ पे एक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का पेशेंट है, जिसको यहाँ पे नर्स ने देखा है कि उसके कार्डियक मॉनिटर पे क्या आ रहे हैं, वीटी आ रहे हैं। अब यहाँ पे नर्स जो है यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे जो है उसकी पल्स कितनी है, 160 है और रेगुलर रिदम के साथ चल रही है। अब यहाँ पे नर्स जो है किसे प्रायोरिटी देगी, एडमिनिस्टर एट्रोफिन सल्फेट, रिक्वेस्टिंग ए स्टेट पोटेशियम लेवल, एडमिनिस्ट्रिंग अमायोडोरोन, या फिर डिफिब्रिलेटिंग एट 360 जूल्स। तो देखिए एट्रोपिन सल्फेट अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किसको, हार्ट रेट को। ठीक है, ऑलरेडी हार्ट रेट बढ़ी हुई है बट रेगुलर रिदम है, तो क्या हो गया, ऑलरेडी हार्ट रेट बढ़ी हुई, तो राइट आंसर आपका जो है ये तो हो नहीं सकता है। अब आपके पास में बचते हैं पीछे के 3 ऑप्शंस। ठीक है, रिक्वेस्टिंग ए स्टेट पोटेशियम लेवल, एडमिनिस्ट्रिंग अमायोडोरोन, या फिर डिफिब्रिलेटिंग 360 जूल। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, डिफिब्रिलेटिंग 360 जूल्स, ये हम कब करते हैं, ये आप कम करते हैं जब पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिले, तब आप करते हैं। इसके अलावा और हम कब कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में, तब जो आप यहाँ पे डिफिब्रिलेशन का हम यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, और डिफिब्रिलेशन को यार डायरेक्टली 360 पे नहीं स्टार्ट करते हैं, तो 200 जूल्स के ऊपर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसको लेके जाते हैं किसके ऊपर, 360 जूल्स के ऊपर। तो 2 ऑप्शन आपके आराम से एक्सक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्वेस्टिंग ए स्टेट पोटेशियम लेवल, तो यहाँ पे पोटेशियम लेवल को स्टेट यहाँ पे करवाने का नीड नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी आपको क्या मिल रहा है, वीटी मिल रहा है आपको। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्टर ऑफ अमायोडोरोन, जो इसको क्या करेंगे, हार्ट रेट को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है इसको यहाँ पे जो है स्लो करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे रेगुलर रिदम आ रही है, अगर यहाँ पे एबनॉर्मल रिदम भी रहती है तो उसको भी क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूड करके और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक और इम्पोर्टेंट MCQ सेशन के साथ में। तब तक आपको एक बार वापस से रिमाइंड दिलाना चाहूँगा अपने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की गई है, आरएमएल और केजीएमयू के लिए भी इंपॉर्टेंट अपने सेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। आपके ऑफिशियल ऐप RNCC की, जो आपको प्ले स्टोर iOS के ऊपर दोनों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक बार जाके इन सबको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो आप हमारे सपोर्टिव नंबर नीचे दिए हुए हैं उन पे डायरेक्ट कॉल और मैसेज कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लेने के लिए। तो किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। बाकी हमने जो सेशन लिया, आई होप कि आप जो है अपनी नोटबुक लेके बैठ रहे हो, अगर आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप नोट्स के अंदर ऐड करते जाइए, या फिर जैसे कोई भी एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप अपने मेन जो थ्योरी का आपका जो वहाँ पे आपकी नोटबुक है उसके अंदर जो आपकी थ्योरी पड़ी हुई है उसके अंदर वो लाइन नहीं लिखी हुई है, तो वहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सारे के सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड सेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे एक भी सिंगल MCQ ऐसा नहीं है कि जो
मुझे ना लगे कि वो इम्पोर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे कोशिश मेरी ये रहती है कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड सेशन ही, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पे कराऊँ, क्योंकि आपका जो ये घंटा है वो मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।